प्यारे बच्चों, बेटा आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है बेटा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ये लगा के चलो कि आप इस यूनिट का ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है यहाँ का, इस पार्ट का, इस यूनिट का, थर्ड यूनिट का। बेसिक कारण है कि इस यूनिट से कुछ बेसिक लेक्चर्स जो थे वो रिमूव कर दिए इस साल CBSE ने, तो जिसकी वजह से ये जो पार्ट बचा हुआ है इसकी इम्पोर्टेंस कंपैरेटिवली बढ़ गई है। कुछ टॉपिक हुआ करते साइक्लोट्रॉन वगैरह वो हटा दिए हैं, तो इसलिए ये टॉपिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया अब। तो इसको आपने ढंग से करना है, अच्छे से करना है। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एक्चुअली में क्या होता है, गैल्वेनोमीटर ही है, कोई अलग चीज़ नहीं है। और गैल्वेनोमीटर के बारे में सभी को पता है। गैल्वेनोमीटर होता है क्या? गैल्वेनोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जिसका इस्तेमाल करते हैं हम किसी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट करने के लिए या स्मॉल करंट को मेज़र करने के लिए। इसका मेन फंक्शन होता है टू डिटेक्ट द इलेक्ट्रिक करंट इन ए सर्किट। किसी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट करना, और अगर वो करंट स्मॉल अमाउंट का है, स्मॉल क्वांटिटी का है, तो उसको मेज़र भी कर सकता है। लार्ज करंट को तो नहीं मेज़र कर सकता। लार्ज करंट को मेज़र करने के लिए एमीटर होता है अपने पास, ठीक है। तो ये स्मॉल करंट को मेज़र कर लेता है, लेकिन मेन जो मुख्य जो काम है इसका वो डिटेक्ट करना होता है करंट को, किसी सर्किट में करंट है या नहीं है। तो बेसिक प्रिंसिपल इसका वही है कि जब भी हम किसी करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उसके ऊपर क्या लगेगी कि टॉर्क लगेगी, जो मैंने कल आपको बताया था। कल वाले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि जो टॉर्क लगती थी वो टॉर्क, ये वाला जो आर्टिकल हम लोगों ने कराया था, करंट कैरिंग कॉइल में अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे उसको तो उसके ऊपर टॉर्क लगेगी। और टॉर्क किसके को लाई थी अपने पास? ये थी, टॉर्क इज इक्वल टू NIAB साइन एल्फा, ठीक है। और मैक्सिमम टॉर्क कितनी थी? NIAB थी। तो जो टॉर्क लगेगी यहाँ पे अपने पास, वो टॉर्क इज इक्वल टू किसके को होगी? NIAB साइन एल्फा के इक्वल होगी। ये बेसिक टॉर्क जो होगी, ठीक है। मैं इसका डायग्राम बना के आपको समझाता हूँ। कंस्ट्रक्शन वगैरह आप अपनी बुक से देखना, अपनी बुक से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं पहले बता के चल रहा हूँ, तो अपनी बुक से देखना कंस्ट्रक्शन वगैरह में आपको क्या लिखना होता है। इसमें क्या होता है कि एक इस तरीके से इसका बेसिक डायग्राम हम लोग बना के चल रहे हैं हम यहाँ पे। ये एक बॉक्स बना लिया मैंने, इस तरीके से यहाँ पे एक बॉक्स ले लिया हमने। और जो ये बॉक्स है इसको मैंने एक जो वुडन का कोई ब्लॉक वगैरह है या कोई प्लास्टिक का कोई सपोर्ट वगैरह है उसके ऊपर हमने इसको रख दिया इस तरीके से, ठीक है। इसमें यहाँ पर मैंने एक टॉर्सन हेड, मतलब एक तरीके से ये लगा लो, इसका हेड पॉइंट मैंने इसको लगा दिया यहाँ पे। हेड मतलब एक तरीके से ये स्विच पॉइंट है जहाँ पे वायर वगैरह को कनेक्ट करेंगे हम। टर्मिनल है एक तरीके से लगा लो। एक टर्मिनल मान ले यहाँ पे लगा दिया हमने, इस टर्मिनल को मैंने T1 बोल दिया। एक टर्मिनल मान ले मैंने यहाँ पे लगा दिया, इस टर्मिनल को हमने T2 बोल दिया। सर्किट को कंप्लीट करने के लिए जो एक एंड पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है, इस तरह हम सर्किट में कनेक्ट करते हैं। तो एक वायर यहाँ जुड़ेगी, एक वायर यहाँ जुड़ेगी डिटेक्ट करने के लिए। यहाँ पे हम क्या करते हैं, दो मैंने कॉनकेव शेप के दो मैग्नेटिक पोल ले लिए, दो मैग्नेट ले लिए। एक एंड उसका नॉर्थ होगा, एक एंड कैसा होगा? साउथ होगा। ये ध्यान रखना, ये जो पोल है, पोल कैसे होंगे उसके? कॉनकेव शेप के होंगे। मस्ट है कंडीशन में, कारण इसका बताऊंगा आपको। सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स होते हैं ये सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स होते हैं जिसका एंड कैसा होता है? इस तरीके से कॉनकेव शेप का एंड होता है, सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स होते हैं। हम क्या करते हैं यहाँ पे, यहाँ से एक वायर को कनेक्ट करेंगे T1 टर्मिनल से, और उस वायर को हम जो टॉप हेड पे टर्मिनल है इसके साथ हमने इसको कनेक्ट कर दिया। यहाँ से फिर वायर को नीचे लेके आएंगे हम, इसमें एक मिरर लगा देते हैं रीडिंग वगैरह नोट करने के लिए। और इस तरीके से इसको हम लेके आए, तो यहाँ पे हम एक
इस तरीके से कॉइल बनाते हैं, कुछ पार्टिकुलर टर्न्स की इस तरीके से हम एक कॉइल बनाते हैं। रेक्टेंगुलर कॉइल बना दी हमने इसे, यहाँ पे एक स्प्रिंग लगा दिया हमने, ये स्प्रिंग लगा दिया, यहाँ पे हमने इसको ज्वाइंट कर दिया, पॉइंट मैंने एस डेस मान लिया, और इसको फिर मैंने यहाँ से इस T2 टर्मिनल के साथ हमने इसको कनेक्ट कर दिया। ये रेक्टेंगुलर कॉइल मैंने बना ली है, जो रेक्टेंगुलर कॉइल नाम रख दिया मैंने इसका PQRS1 रेक्टेंगुलर कॉइल होगी एक तरीके से। कुछ पार्टिकुलर नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, इसके ऊपर मान लें n टर्न है, जो मैंने बार बार इसको सर्कुलेट करके दिखा रखा है। इसके अंदर मैं एक आयरन का सिलेंडर रख देता हूँ, सॉफ्ट आयरन सिलेंडर रख देता हूँ इसके अंदर। एक क्यों रखूँगा उसका रीज़न मैं आपको बताऊँगा। एक सॉफ्ट आयरन का सिलेंडर मैंने इसके अंदर रख दिया है, ये इसका रीज़न मैं आपको एक बेसिक चीज़ आपको बताऊँगा। अभी मैं एक्चुअली आपको बता ही देता हूँ एक ये चीज़। यहाँ पर मैं एक टर्म यूज़ करूँगा, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। अब मैं आपको बताऊँ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड होती क्या है। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअली में क्या होगी, देखो जिस तरह अपने पास ये सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स हैं, एक मान लो अपने पास सिलेंड्रिकल मैग्नेट ये होगा इस तरीके से है, एक एंड इसका नॉर्थ है, एक एंड मान इसका साउथ है। अगर आप इन दोनों कॉनकेव शेप को अगर आप कंप्लीट करो तो इस तरीके से, तो हमें ऐसा लगेगा कि एक कोई सर्कल बन जाता है इस तरीके से, ठीक है, सर्कल बना। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आएंगी, यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, मैंने यहाँ पे एक मान लिया अपने पास ये कोई वो रख दिया, सॉफ्ट आयरन का सिलेंडर रख दिया। सॉफ्ट आयरन, बात को समझना, सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन क्या होता है, सॉफ्ट आयरन एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस वो होते हैं जिनके अंदर से मैक्सिमम नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास करते हैं, जो अपने अंदर से सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन को पास करवा दे। मतलब एक तरीके से ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो बहुत इजीली मैग्नेटाइज्ड होते हैं, जो अपने अंदर से बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन को पास करवाते हैं, वो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं। क्या होगा कि जब ये नॉर्थ पोल से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेंगी, अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरीके से आई अपने पास, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन आई जो नॉर्थ पोल से निकलते हैं, परपेंडिकुलर टू सरफेस निकलेंगे। तो परपेंडिकुलर टू सरफेस इस तरफ आएंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो ये जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ से आएंगी, यहाँ से निकलेंगी, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से साउथ सीधी नहीं जाएंगी। वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब यहाँ से पास करेंगी ना, तो ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, उन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को खींच लेगा एक तरीके से, या फिर उन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अलाउ करेगा टू पास थ्रू देम, अपने अंदर से पास करने को अलाउ करेगा उन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, कि वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन उसके अंदर से पास करें इस तरीके से। क्योंकि ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, अगर इसके आसपास कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन आई तो इसको खींच लेगा, अपने अंदर से पास करवाएगा। तो जिससे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है कुछ इस तरीके की शेप बनाते हैं, इस तरीके से शेप बनाते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मतलब नॉर्थ से आएंगी, फिर यहाँ से अंदर सेंटर की तरफ जाएंगी, फिर अवे जाएंगी। ये एक तरीके से ये क्या हो गया, सेंटर ऑफ द सर्कल होगा। अगर मैं इस सर्कल की बात करता तो सेंटर होगा। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से जो साउथ गई हैं, ये आपके हिसाब से अगर हम इसको थोड़ा ऑब्जर्व करें तो हम ये बोल सकते हैं यहाँ से नॉर्थ से ये इस सर्कल के सेंटर की तरफ गई हैं, नॉर्थ से सर्कल के सेंटर की तरफ गई हैं, और सर्कल के सेंटर से साउथ की तरफ गई हैं। ठीक है, ये हमें कुछ इस तरीके से लग रहा है कि जैसे ये अलोंग द रेडियस गई हो, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये रेडियस होगी, ये भी रेडियस होगी, ये भी रेडियस होगी। तो हमें ऐसा लग रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गई हैं ये अलोंग दी रेडियस ऑफ द सर्कल गई हैं, क्योंकि रेडियस भी सेंटर की तरफ जाती है, ये भी सेंटर की तरफ जा रही हैं। इसलिए जो ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस हुई है, इसको बोलते हैं रेडियस मैग्नेटिक फील्ड या फिर रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। रेडियल क्यों, मतलब टुवर्ड्स रेडियस वाले पाथ से एक तरीके से गई है, तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड हमने इसको बोल दिया।
ठीक है। तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का बेनिफिट क्या होता है? रेडियल मैग्नेटिक फील्ड वाले केस के अंदर जो अल्फा एंगल होता है ना, अल्फा, वो 90 डिग्री होता है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होते हैं, एक तरीके से अलोंग दी सरफेस पास करते हैं। जिस तरह अपने पास ये सरफेस है, ये वो सिलेंडर है, तो इसके अंदर ऐसे आएंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इसके अंदर से पास करेंगे, अंदर से पास करके गई। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अंदर से पास करके गई हैं तो इसका जो नॉर्मल है, नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल तो इसके परपेंडिकुलर होगा, ये होगा इसका नॉर्मल, ये होगा नॉर्मल, इस कॉइल का नॉर्मल ये होगा परपेंडिकुलर। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरफ गई है, ये ऊपर की तरफ नॉर्मल, तो एंगल कितना बन गया? 90 डिग्री बन गया। तो एंगल 90 डिग्री बन जाता है। और अगर ये एंगल 90 डिग्री बन जाएगा तो ये जो टॉर्क है, टॉर्क इज इक्वल टू क्या होगा? NIAB साइन 90। साइन 90 क्या होता है? 1। मतलब टॉर्क क्या हो जाएगी? मैक्सिमम हो जाएगी। टॉर्क क्या हो जाएगी? मैक्सिमम। तो आपको ये बात समझनी होगी यहाँ पे कि व्हाट इज द मेन रिक्वायरमेंट ऑफ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड इन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के अंदर इसकी रेडियल मैग्नेटिक फील्ड की रिक्वायरमेंट क्यों है? क्योंकि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड से क्या होगा? अल्फा 90 डिग्री बन जाएगा और उससे क्या होगा? जो टॉर्क लगेगी ना कॉइल के ऊपर, टॉर्क क्या होगी? मैक्सिमम होगी। अब क्वेश्चन ये आता है कि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, कैसे आप रेडियल मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सकते हो? तो उसके दो मेन स्टेप हैं जो मैंने आपको बताए हैं। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड पहला जो कारण आपने अपनी कॉपी के अंदर लिख लेना, मैं यहाँ लिख नहीं रहा, मैं आपको बता रहा हूँ कि तो टू प्रोड्यूस द रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, फर्स्ट स्टेप क्या कर सकते हैं हम? वी मस्ट टेक द सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स हैविंग कॉनकेव शेप्ड पोल। हम सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स लेंगे जिनके पोल कैसे होंगे? कॉनकेव शेप के होंगे, जिससे रेडियल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। दूसरा कि भाई फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस हम सेंट्रल कोर में रखेंगे। सेंट्रल कोर में अगर आपने सॉफ्ट आयरन ले लिया, कोई और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस ले लिया, कोई भी ले सकते हैं, लेकिन हम सॉफ्ट आयरन मोस्ट कॉमनली यूज़ करते हैं, इजीली अवेलेबल है और अच्छा एक मैग्नेटिक सब्सटेंस है। तो सॉफ्ट आयरन आप यहाँ पर ले लोगे तो वो भी क्या करेगा? रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करवाएगा। एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द सॉफ्ट आयरन इन द कोर ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो आप क्या बोलोगे? सॉफ्ट आयरन हेल्प टू प्रोड्यूस रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जिससे क्या होगा? टॉर्क क्या लगेगी? मैक्सिमम लगेगी। या फिर एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट इज द रोल ऑफ द कॉनकेव शेप सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स इन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो आप क्या बताओगे? मेन फंक्शन क्या है इसका? कॉनकेव शेप्ड सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स प्रोवाइड द रेडियल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू विच द टॉर्क एक्टिंग ऑन द कॉइल विल बिकम मैक्सिमम। बेसिक आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स क्यों लिया, अब आपको बात समझ में आई है। सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स क्यों लिए हैं और ये सेंटर के अंदर आयरन की कोर क्यों ली है, वो बेसिक रीजन मैंने आपको बता दिया। बेसिक काम है कि टू प्रोड्यूस रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, और रेडियल मैग्नेटिक फील्ड आने से क्या होगा? टॉर्क क्या लगेगी? मैक्सिमम लगेगी, क्योंकि एंगल 90 डिग्री हो जाता है अल्फा। ठीक है, अब मैं आपको बताया तो इसमें है क्या क्या, ये बता दिया मैंने। यहाँ पे कॉपर कॉइल, ये कोई मिरर होता है जिसके अंदर हम उसकी रीडिंग चेक करते हैं, रीडिंग वगैरह कितनी आई कितनी नहीं आई है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, बेसिक चीज़ ये एक, यहाँ पर मैंने ये जो स्प्रिंग ले रखा है, नीचे एक स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग, ये जो स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग बना हुआ फॉस्फोर या ब्रॉन्ज का, फॉस्फोर ब्रॉन्ज का बना होता है जो ये स्प्रिंग है। तो ये क्वार्ट्ज का होता है या फॉस्फोर ब्रॉन्ज का बना होता है, जो लोअर एंड पर हमने इसको कनेक्ट कर रखा है। ये काफ़ी इलास्टिक स्प्रिंग होता है, इलास्टिक स्प्रिंग है, इसकी इलास्टिसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ये रीस्टोरिंग टॉर्क प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। और रीस्टोरिंग टॉर्क मैं आपको बताऊंगा होती क्या, जिस तरह रीस्टोरिंग फोर्स होती थी उसी तरीके से रीस्टोरिंग टॉर्क भी होती है। ठीक है, तो हमने एक कॉइल ले ली, नंबर ऑफ टर्न्स उसके ऊपर कॉपर वायर के लपेट लिए, और जो कॉइल है उसको हमने एक नॉन मैग्नेटिक मेटालिक फ्रेम के ऊपर रख दिया। ये जो कॉइल हमने यहाँ पे किसी फ्रेम के ऊपर लपेट रखी, फ्रेम मैंने दिखा नहीं रखा, वो जो फ्रेम है वो नॉन मैग्नेटिक मेटालिक फ्रेम है, याद रखना। नॉन मैग्नेटिक मेटालिक फ्रेम एक ऐसी मेटल का फ्रेम है जो नॉन मैग्नेटिक हो, मतलब उसके अंदर खुद मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ना होती हो। मोस्टली ब्रास का लेते हैं हम, एलॉय होता है एक ब्रास, उसका लेते हैं। नॉन मैग्नेटिक होता है, नॉन मैग्नेटिक मेटालिक फ्रेम होता है।
जो रेक्टेंगुलर शेप का होता है या सर्कुलर शेप का हो सकता है, जो भी है। तो इसमें हम क्या करते हैं, मैंने ये बता दिया रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कैसे करेंगे। मैं इसकी थ्योरी एक बार एक्सप्लेन आपको कर देता हूँ, थ्योरी एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे देता हूँ। इसकी बात को समझो। हमने इसको किसी सर्किट में कनेक्ट करा, सर्किट से आया करंट, मान लिया सर्किट से करंट आया ऐसे, ये करंट आया यहाँ से, वो करंट इस कॉइल में पास करेगा, इस कॉइल में करंट पास करेगा, इस तरीके से कॉइल में करंट गया, ठीक है। जैसे ही कॉइल में करंट गया, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है पहले ही, ये नहीं मैग्नेटिक फील्ड, नॉर्थ से कहाँ मैग्नेटिक फील्ड, नॉर्थ से साउथ गई हुई मैग्नेटिक फील्ड, तो हमें पता है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कौन सी है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे, ये वाला जो कॉन्सेप्ट मैंने एक्सप्लेन करा है। तो एक तरीके से ये क्या होगी, अंदर ये करंट कैरिंग कॉइल होगी, किसके अंदर प्लेस कर दी मैंने, मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दी। मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है, तो जिससे क्या होगा, जो टॉर्क लगेगी, टॉर्क क्या लगेगी, मैक्सिमम लगेगी, ठीक है। जो ये कॉइल मैंने ले रखी है, इसकी लेंथ मान ली मैंने L, मैंने मान लिया लेट L क्या है, लेंथ ऑफ कॉइल PQRS1, जो ये PQRS1 कॉइल, इसकी लेंथ L मान ली, B मैंने मान ली इसकी ब्रेड्थ, तो एरिया ऑफ द कॉइल कितना होगा, L इंटू B होगा, ये होगा एरिया ऑफ द कॉइल, इस कॉइल का एरिया होगा। जो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो हमने क्या मान ली, B मान ली, ठीक है। जब ये करंट पास करे, बात को समझना, टॉपिक ही है समझने का। जब ये करंट इसके अंदर से गया ना, इस कॉइल के अंदर से, तो जो ये स्प्रिंग है यहाँ पे, ये स्प्रिंग आपका कंप्रेस होगा, ट्विस्ट होएगा। कारण जैसे इस कॉइल पे टॉर्क लगी, ये घूमेगी, टॉर्क लगने से कॉइल क्या करेगी, रोटेट करेगी। कॉइल रोटेट करेगी तो उसके नीचे वाले एंड पर यहाँ पर स्प्रिंग बंधा हुआ है, ये मान लो ये जॉइंट मान लो मेरा स्प्रिंग है। जैसे कॉइल घूमेगी तो स्प्रिंग कंप्रेस होएगा, इस तरह स्प्रिंग को ऐसे घुमाओ, स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगा, तो स्प्रिंग ट्विस्ट होएगा, कंप्रेस होएगा, ठीक है। तो जब ये ट्विस्ट होएगा तो इसके अंदर एक रिस्टोरिंग टॉर्क आए, क्योंकि हमें पता है जब भी आप किसी बॉडी की शेप को चेंज करोगे तो उसके अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स या कोई रिस्टोरिंग टॉर्क एक्ट करेगी, जो उसको वापस अपनी ओरिजिनल शेप पे प्रोवाइड करेगी। अगर आप इसमें करंट बंद कर दो तो ये जो स्प्रिंग जो ट्विस्ट हुआ था ये वापस रोटेट करवा देगा इसको, ठीक है। तो मान लिया मैंने किसी टाइम पर, एक बेसिक बात मैं आपको बता दूं, हमें पता है जो टॉर्क जो लगती है, टॉर्क एक्टिंग ऑन द कॉइल, ऑन द करंट कैरिंग कॉइल, कब, व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, जब आप उसको मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हो तो टॉर्क कितनी लगती है, टॉर्क इज इक्वल टू NIAB साइन अल्फा होती है, ठीक है। और ड्यू टू रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, मैंने आपको बताया यहाँ पर ड्यू टू रेडियल मैग्नेटिक फील्ड अल्फा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो टॉर्क कितनी लगी यहाँ पे, NIAB लगी, ये टॉर्क लगी अपने पास, ठीक है, NIAB, ये इतनी टॉर्क लगी, ठीक है। अब जब ये कॉइल रोटेट करेगी, बात को समझना जब आपको बताना चाहता हूँ, ड्यू टू दिस टॉर्क, इस टॉर्क की वजह से कॉइल रोटेट करेगी, कॉइल रोटेट करेगी तो फॉस्फोर ब्रिंग, जो ब्रॉन्ज की जो स्ट्रिप है नीचे, जो ये वाला जो स्प्रिंग लगा लो, कुछ भी लगा लो इसको, ये ट्विस्ट करेगा, ये ट्विस्ट करेगा तो इसके अंदर एक रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस होएगी, ठीक है। तो मान लिया मैंने कि लेट, आप ये बोलो भाई ड्यू टू दिस टॉर्क, इस टॉर्क की वजह से क्या हुआ, ड्यू टू दिस टॉर्क, जो ये वाली टॉर्क है, इस टॉर्क की वजह से क्या होगा, जो कॉइल है रोटेट करेगी, द कॉइल विल रोटेट, उससे क्या होगा, कॉइल रोटेट करने से जो स्प्रिंग यहाँ पे है, द फॉस्फोर ब्रॉन्ज स्प्रिंग विल ट्विस्ट, ये ट्विस्ट होएगा भाई, ये ट्विस्ट होएगा तो इसके अंदर क्या होगा, रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करेगी इसके अंदर। एक बात को समझना जो मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे, इसकी वजह से स्प्रिंग ट्विस्ट होएगा,
उससे क्या होगा, रीस्टोरिंग फोर्स जनरेट होएगी, एक रीस्टोरिंग टॉर्क जनरेट होएगी किसके अंदर, इस स्प्रिंग के अंदर जनरेट होएगी। ठीक है, मान लिया मैंने कि लेट थीटा मैंने एज्यूम कर लिया, ये है भाई ट्विस्ट प्रोड्यूस्ड इन दी फॉस्फोर ब्रॉन्ज स्ट्रिप। जो नीचे स्प्रिंग लगा अपने इसके अंदर, मान लो थीटा एंगल ट्विस्ट होगा, ये थीटा रोटेशन हो गया, मान लो एक तरीके से ये लगा लो, नंबर ऑफ ट्विस्ट हो गए, थीटा रोटेशन हो गया। तो टॉर्क जो रीस्टोरिंग टॉर्क होती है वो एक सिंपली बात हमें पता है, वो जो रीस्टोरिंग टॉर्क वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा होगी। जितने ज़्यादा इसमें रोटेशन आएंगे उतनी इसमें रीस्टोरिंग टॉर्क ज़्यादा जनरेट होएगी। स्प्रिंग को आप जितना कंप्रेस करोगे रोटेट करके, उसको छोड़ोगे उतना जल्दी वापस रोटेट करेगा, मतलब रीस्टोरिंग टॉर्क ज़्यादा जनरेट हो जाएगी। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, टॉर्क इज इक्वल टू के थीटा। ठीक है, टॉर्क इज इक्वल टू के थीटा हो गया। ये रीस्टोरिंग टॉर्क है, ये क्या है, टोडेस मान ली मैंने, ये है रीस्टोरिंग टॉर्क। ठीक है, तो ये होगी इक्वेशन नंबर 2, ये थी अपने पास इक्वेशन नंबर 1। तो दोनों टॉर्क को अगर आप इक्वल पुट करते हैं यहाँ से, इक्वेशन 1 और बी, NIBA या NIAB इज इक्वल टू के थीटा, ये हो गया। तो यहाँ से हम I इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, इसको मैं लिखूँगा इसको के और NBA इंटू थीटा, के और NBA इंटू थीटा। ये जो वैल्यू है यहाँ पे, के कांस्टेंट है, नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, एरिया ऑफ द कॉइल कांस्टेंट है, ये सारी टर्म कांस्टेंट हैं। तो इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया कैपिटल G से, इसको बोल देंगे हम गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट बोल दिया हमने इसको। तो इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिखूंगा, I इज इक्वल टू जी थीटा, I इज इक्वल टू जी थीटा, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। ठीक है, मतलब बेसिक की बात ये है, थीटा मतलब रोटेशन। आपने देखा गैल्वेनोमीटर में कॉइल लगी होती है, वो लगी होती है कि वो नीडल होती है जो डायरेक्शन, जो अमाउंट ऑफ मेजरमेंट देती है भाई करंट कितना है, किस तरफ गया है, कितने एम्पियर का है, कितने मिली एम्पियर का है। तो वो घूमेगी, मतलब रोटेशन होएगा, सिंपली बात। तो यहाँ से एक बात क्लियर है, जितना ज़्यादा करंट आएगा उतना ही ज़्यादा ट्विस्टिंग होएगी, जितना ज़्यादा करंट आएगा उतनी ही यहाँ पर टॉर्क ज़्यादा जनरेट होएगी, जितनी टॉर्क ज़्यादा जनरेट हो उतनी ज़्यादा कॉइल घूमेगी, जितनी कॉइल ज़्यादा रोटेट करेगी घूमेगी उतनी इसके अंदर रीस्टोरिंग टॉर्क ज़्यादा आएगी। ठीक है, उतनी डिफ्लेक्शन ज़्यादा आएगी गैल्वेनोमीटर के अंदर, सिंपली बात है। तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन ज़्यादा आएगी तो हम करंट को ईजिली डिटेक्ट कर सकते हैं, हम उसको मेजर कर सकते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट हमने यही पढ़ना है। ठीक है बेटे, तो ये आ गया अपने पास I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। यहाँ पे एक टर्म आती है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, उस चीज़ को समझना। ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर मैंने आपको बताया है, इसकी दो काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, उसको बोलते हैं हम सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। सेंसिटिविटी दो हैं गैल्वेनोमीटर की, एक होती है करंट सेंसिटिविटी, एक होते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी दो होती हैं। करंट सेंसिटिविटी का मतलब क्या होगा, मैं आपको बेसिक ही बात आपको बता देता हूँ। करंट सेंसिटिविटी मतलब IS बोलते हैं इसको हम। तो IS इज इक्वल टू, ये होती है थीटा बाई आई, मैं डेफिनेशन आपको बताऊंगा। थीटा बाई आई लिख लो एक बार, इसको आप समझ लो। इसको थीटा क्या था, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल, गैल्वेनोमीटर कॉइल। ये क्या है, I पर यूनिट करंट। ठीक है, तो इसको हम ऐसे बोल देंगे हम एक तरीके से कि भाई करंट सेंसिटिविटी क्या है, यह है डिफ्लेक्शन
प्रोड्यूस्ड किसके अंदर, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन दी गैल्वेनोमीटर, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन दी गैल्वेनोमीटर कब, व्हेन ए यूनिट करंट, व्हेन ए यूनिट करंट फ्लोज थ्रू इट। जब किसी गैल्वेनोमीटर के अंदर यूनिट करंट अगर आप पास करा दे, मान लें आई इज इक्वल टू 1 एम्पियर हो, तो आई एस इज इक्वल टू क्या होगा, थीटा हो जाएगा। अगर आई 1 एम्पियर है तो आई एस इज इक्वल टू थीटा। थीटा क्या है, डिफ्लेक्शन, मतलब करंट सेंसिटिविटी किसके इक्वल है, करंट सेंसिटिविटी बिकम इक्वल टू द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड, कौन है डिफ्लेक्शन, थीटा, गैल्वेनोमीटर के अंदर कब, व्हेन यूनिट करंट इज पास थ्रू इट, जब उसके अंदर आप यूनिट करंट पास करवाते हो। ठीक है, तो करंट सेंसिटिविटी होगी। तो आई एस इज इक्वल टू, बेसिक फॉर्मूला आपका बना क्या, थीटा बाई में आई। यहाँ से अगर आप देखोगे थीटा इज इक्वल टू क्या बनेगा, एन बी ए बाई में के इंटू आई बन गया। ठीक है, तो यहाँ से आई एस इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, थीटा बाई में आई। थीटा कितना है, एन बी ए बाई में के इंटू आई डिवाइड बाई आई से आई कैंसिल। तो करंट सेंसिटिविटी क्या आ गई, एन बी ए बाई में के इक्वल आ गई। ये करंट सेंसिटिविटी आ गई, एन बी ए बाई में के। ठीक है, इसकी ऐसा यूनिट क्या बनेगी, ऊपर कौन है, थीटा, थीटा मतलब एंगल ट्विस्टिंग, वो क्या होता है रेडियन, नीचे कौन है करंट, तो इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी, आप ये बोलोगे रेडियन पर सेकंड बोल दो और डिवीजन पर सेकंड बोल दो, डिवीजन पर सेकंड एक ही बात, सॉरी एम्पियर, रेडियन पर एम्पियर या फिर डिवीजन पर एम्पियर, आप इसको ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, अब इसी तरीके से अपने पास अगर हम पढ़ते हैं आगे, तो ये तो पढ़ा हमने करंट सेंसिटिविटी। एक और टर्म आते हैं यहाँ पे, उसको बोलते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी, बोलते हैं उसको हम वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी का मतलब क्या है, एक और टर्म है, उसको बोलेंगे हम वोल्टेज सेंसिटिविटी। ये तो करंट सेंसिटिविटी थी, अब पढ़ेंगे वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होगा, वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी में आपको बताऊं, सिंपली बात ये उसी तरीके से है। वोल्टेज सेंसिटिविटी इसको मैंने रिप्रेजेंट करते हैं वी एस से, वी एस इज इक्वल टू होगा विथ थीटा बाई में वी, ये होगा थीटा बाई में वी। मतलब इफ यूनिट वोल्टेज, अगर मान लो आप यूनिट वोल्टेज प्रोवाइड करते हो गैल्वेनोमीटर को, प्रोवाइडेड टू गैल्वेनोमीटर, यूनिट वोल्टेज हमने गैल्वेनोमीटर को प्रोवाइड करी, मतलब V इज इक्वल टू मान लो 1 हो, तो वी एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा। थीटा कौन है, डिफ्लेक्शन। कहने का मतलब है कि जब आप किसी गैल्वेनोमीटर में यूनिट वोल्टेज पास करवाते हैं, यूनिट वोल्टेज पास करवाने से गैल्वेनोमीटर में जितनी डिफ्लेक्शन आएगी उसी को हम वोल्टेज सेंसिटिविटी बोल देंगे, वी एस इज इक्वल टू थीटा। ठीक है, मतलब इसको मैं कैसे डिफाइन करूं, इसको मैं डेफिनेशन कैसे दूं, किसके इक्वल है ये इक्वल है डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड, किसके अंदर, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन दी गैल्वेनोमीटर कॉइल, गैल्वेनोमीटर कॉइल कब, व्हेन ए यूनिट वोल्टेज, व्हेन ए यूनिट वोल्टेज इज अप्लाइड, जो यूनिट वोल्टेज अप्लाई करते हैं किसके अक्रॉस, अक्रॉस द एंड ऑफ गैल्वेनोमीटर टर्मिनल्स। ठीक है, तो वी एस इज इक्वल टू कितना अपने पास, थीटा बाई में वी है, और v इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो इस हिसाब से ये जो वी एस बना अपने पास, वी एस इज इक्वल टू कितना आ गया, थीटा बाई में आई आर बन गया, थीटा बाई आई आर। बट थीटा बाई में आई, थीटा बाई में आई तो आई एस था, करंट सेंसिटिविटी था, तो वी एस इज इक्वल टू कितना बन गया अपने पास, ये आई एस बाई में आर बन जाएगा। ये ध्यान रखना,
वी एस इज इक्वल टू आई एस बाई आर। ये वोल्टेज सेंसिटिविटी आ गई अपनी। ऐसा यूनिट क्या बनेगी इसकी? ऐसा यूनिट बेसिक की बात है, यहाँ से हम ऐसा यूनिट बना सकते हैं। थीटा मतलब क्या होगा? रेडियन पर वोल्टेज, रेडियन पर वोल्ट बन गया, या फिर डिवीजन पर वोल्ट भी आप इसको लिख सकते हैं। इसकी ऐसा यूनिट हो जाएगी। ठीक है। एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई आपसे ये बोला जाता है, जो क्वेश्चन की मैं एग्जैक्ट स्टेटमेंट आपको बता देता हूँ। एग्जैक्ट स्टेटमेंट क्या है क्वेश्चन की, जो एग्जाम में आपसे पूछा आता है। क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं उसकी स्टेटमेंट लिख रहा हूँ यहाँ पे। एग्जैक्ट जो आपसे पूछा आता है कि भाई इंक्रीजिंग ऑफ करंट सेंसिटिविटी, इंक्रीजिंग ऑफ करंट सेंसिटिविटी ऑफ ए कॉइल, कोई कॉइल आपके पास गैल्वेनोमीटर की, ऑफ कॉइल, कॉइल किसकी है? गैल्वेनोमीटर की बात कर रहा है यहाँ पे। गैल्वेनोमीटर मे नॉट necessarily increase its voltage sensitivity justifies the statement। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, बहुत बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। आपसे बोला था भाई इंक्रीज ऑफ करंट सेंसिटिविटी, अगर हम किसी कॉइल की, किसी गैल्वेनोमीटर कॉइल की करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज करें तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई करंट सेंसिटिविटी बढ़ेगी तो वोल्टेज सेंसिटिविटी भी बढ़ेगी। हमने ये बात एक्सप्लेन करनी है कि भाई करंट सेंसिटिविटी का इंक्रीज होने से कोई ज़रूरी नहीं है कि वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ेगी। जस्टिफाई करो स्टेटमेंट को, क्योंकि इस रिलेशन के हिसाब से, जो ये रिलेशन है, इस रिलेशन के हिसाब से बच्चों को कई बार ऐसा लगता है, अगर आप करंट सेंसिटिविटी बढ़ाओगे ना, आई एस को बढ़ाओगे तो वोल्टेज सेंसिटिविटी भी साथ में बढ़ेगी। लेकिन इट इज़ नॉट नेसेसरी, ज़रूरी नहीं है। बात को समझो क्यों ज़रूरी नहीं है। देखो बेसिक बात मैं आपको बता देता हूँ। जो करंट सेंसिटिविटी है, करंट सेंसिटिविटी आई एस इज इक्वल टू क्या है? बेसिक फॉर्मूला क्या था? करंट सेंसिटिविटी का बेसिक फॉर्मूला ये है, एन बी ए बाई में के। ये होता है एन बी ए बाई में के हो गया। तो आप करंट सेंसिटिविटी को कैसे बढ़ा सकते हो? करंट सेंसिटिविटी को बढ़ाने का तरीका क्या है? करंट सेंसिटिविटी को बढ़ाने के 2-3 तरीके यहाँ पे क्लियर है। या तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाओ, या एरिया ऑफ द कॉइल बढ़ाओ, या नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाओ। अब आप एरिया ऑफ द कॉइल तो नहीं बढ़ा सकते, फिर तो आपकी जो, अगर आपने कॉइल का एरिया बढ़ा दे तो गैल्वेनोमीटर का साइज बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, बहुत बड़ा हो जाएगा, तो उसको अवॉइड करते हैं हम। बेसिक जो चीज़ है जो हम कर सकते हैं ना, वो नंबर ऑफ टर्न्स के साथ कर सकते हैं। अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज कर दें, जो नंबर ऑफ टर्न्स कॉइल की हैं, अगर एन, उसको मैं इंक्रीज कर देता हूँ, तो करंट सेंसिटिविटी क्या कर जाएगी? इंक्रीज कर जाएगी। बेसिक की बात है, करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज कर जाएगी। बट आप ये देखोगे कि भाई जब नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज होंगे ना, ड्यू टू इंक्रीज ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स, अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज करोगे, एन को बढ़ाओगे, तो रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल का रेजिस्टेंस भी तो इंक्रीज कर जाएगा। वायर ज़्यादा लंबी वायर चाहिएगी, और वायर की लेंथ जितनी ज़्यादा होती है उतना ही ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस होगा। बेसिक की बात यह है कि आर क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्न बढ़ाने से आई एस बढ़ा, लेकिन आर क्या कर गया? आर भी साथ में क्या कर गया? इंक्रीज कर गया। ठीक है, अब आप इसका रिलेशन देखो वोल्टेज सेंसिटिविटी का। वी एस इज इक्वल टू क्या है? आई एस बाई आर। नंबर ऑफ टर्न बढ़ाने से आई एस बढ़ा, ये बढ़ गया, इंक्रीज कर गया। लेकिन आई एस बढ़ा तो आर भी तो बढ़ गया साथ में, रेजिस्टेंस भी तो इंक्रीज कर गया। जिस रेशो में
करंट सेंसिटिविटी बढ़ी, उसी रेशियो के अंदर क्या बढ़ गया, रेजिस्टेंस बढ़ गया, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या रहेगी आपकी, कांस्टेंट रहेगी। तो ड्यू टू इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल इंक्रीज, ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल इंक्रीज करेगा, देन वोल्टेज सेंसिटिविटी विल रिमेन कांस्टेंट, वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहती है, वो चेंज फिर नहीं होगी। मतलब इसके करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज करने से वोल्टेज सेंसिटिविटी इंक्रीज हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है, हो भी सकती है लेकिन इस केस में नहीं होगी। जो मैंने एग्जांपल आपको बताया है, पार्टिकुलर एग्जांपल की फॉर्म में हमने स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना था। ठीक है बेटे, आई थिंक क्वेश्चन ये आपको समझ में आया है। अब एक छोटा पॉइंट और है, बिल्कुल माइनर पॉइंट है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे एक आपसे पूछते हैं एग्ज़ाम के अंदर, आपसे पूछते हैं इंपॉर्टेंट है, जो बातें मैंने आपको बताई यहाँ सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के अंदर आप ये लगाए चलो यहाँ से 3 मार्क्स का क्वेश्चन तो आना ही आना है, कोई नहीं टाल सकता उसको। कंडीशन फॉर ए सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर, इस बार क्वेश्चन आएगा यहाँ से 5 मार्क्स का, ये टॉपिक पूरा आएगा जो मैं करवा रहा हूँ आपको, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ये। कंडीशन फॉर ए सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर, एक गैल्वेनोमीटर है, सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर, कंडीशंस क्या क्या हो सकते हैं, मतलब किसी गैल्वेनोमीटर को हम सेंसिटिव कैसे बना सकते हैं। ठीक है, सेंसिटिव का मतलब पता है क्या होता है, एक बेसिक बात मैं आपको बता देता हूँ। किसी गैल्वेनोमीटर को सेंसिटिव कब बोलोगे आप, एक गैल्वेनोमीटर इज सेड टू बी सेंसिटिव, किसी गैल्वेनोमीटर को आप सेंसिटिव कब बोलोगे, when it shows a large deflection even for a very small current। अगर आप किसी गैल्वेनोमीटर में बहुत कम करंट पास कराओ और बहुत कम करंट पास करवाने से उसके अंदर डिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा आ जाए, इसका मतलब गैल्वेनोमीटर ज़्यादा सेंसिटिव है। ठीक है, थोड़ा करंट पास करा तो उसमें डिफ्लेक्शन ज़्यादा आती है, इसका मतलब वो ज़्यादा सेंसिटिव है। ठीक है, तो आपने ये देखना भाई सेंसिटिविटी को आप कैसे बढ़ा सकते हो। तो बेसिक बात है, सेंसिटिविटी डिपेंड करेगी उसकी डिफ्लेक्शन पर, और डिफ्लेक्शन किसके इक्वल थी, NBA/, में K/I, ये रिलेशन था। ये ज़्यादा होगी तो सेंसिटिविटी भी ज़्यादा होगी, जितनी ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगी, थीटा जितना ज़्यादा होगा, नंबर ऑफ ट्विस्टिंग जितनी ज़्यादा होगी, उतनी ज़्यादा अपनी गैल्वेनोमीटर ज़्यादा सेंसिटिव होगा। ठीक है, तो क्या क्या कर सकते हैं हम, पहला काम कर सकते हैं सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए, नंबर ऑफ टर्न्स, थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n है, नंबर ऑफ टर्न इंक्रीज करोगे तो सेंसिटिविटी बढ़ेगी। ठीक है, बट ध्यान रखना कि द वैल्यू ऑफ n, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स, कैन नॉट बी इंक्रीज्ड बियॉन्ड ए सर्टेन लिमिट। आप नंबर ऑफ टर्न्स को एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। केवल सेंसिटिव बढ़ाने के लिए, सेंसिटिवनेस ऑफ गैल्वेनोमीटर बढ़ाने के लिए आप नंबर ऑफ टर्न्स को एक लिमिट से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। क्यों नहीं बढ़ा सकते, इससे क्या होगा, अगर आप n को बढ़ाओगे, n को इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल भी क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल इंक्रीज कर जाएगा, जिससे जो करंट है कॉइल के अंदर वो कम हो जाएगा, और गैल्वेनोमीटर क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न बढ़ाने से जो गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर बिकम बल्कि, हैवी हो जाएगा। वो गैल्वेनोमीटर क्या हो जाएगा, हैवी हो जाएगा, और रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो करंट कम हो जाएगा, करंट कम हो जाएगा तो जो सेंसिटिवनेस है, सेंसिटिविटी क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। मतलब जो सेंसिटिवनेस है
गैल्वेनोमीटर की वो क्या कर जाएगी, आपकी डिक्रीज कर जाएगी। तो इसलिए एक पार्टिकुलर लिमिट तक ही हमें इसको इंक्रीज करना होता है। अब दूसरा है जो सेकंड पॉइंट अगर हम पढ़े यहाँ पे, सेकंड पॉइंट अगर हम पढ़ें इसका, तो वो है, हाँ ये यहाँ पे चल रहे थे हम, तो सेकंड पॉइंट जो हम पढ़ें, दूसरा तरीका क्या हो सकता है सेंसिटिविटी अफेक्ट करने का, बढ़ाने का, घटाने का, वो अपने पास है मैग्नेटिक फील्ड बी। तो सेकंड अपने पास जो थीटा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी है। बी को बढ़ाओ आप, बी इंक्रीज करेगी तो सेंसिटिवनेस भी इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है, मतलब इंक्रीजिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इंक्रीज दी सेंसिटिवनेस ऑफ गैल्वेनोमीटर। क्लियर है। तीसरा जो है एरिया ऑफ द कॉइल, थीटा जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द कॉइल है, बट ध्यान रखना है एरिया ऑफ द कॉइल आपने ज़्यादा नहीं बढ़ाना, कैन नॉट बी इंक्रीज्ड बियॉन्ड ए लिमिट, जिस तरह नंबर ऑफ टर्न्स वाला केस था। एरिया ऑफ द कॉइल को बियॉन्ड ए लिमिट हम इंक्रीज नहीं कर सकते। ये कॉइल है, ठीक है भाई, अगर आपने एरिया बढ़ाना तो ये कॉइल लेनी पड़ेगी, और एरिया बढ़ाओ तो और बड़ी कॉइल लोगे, और एरिया लोगे तो और बड़ी कॉइल लेनी पड़ेगी। मतलब एरिया अगर आपने बढ़ाया तो कॉइल का साइज़ बढ़ाना पड़ेगा, और अगर कॉइल का साइज़ बढ़ा दिया तो गैल्वेनोमीटर जो होगा अपने पास से वो बहुत बल्कि हो जाएगा, ठीक है, बहुत बल्कि हो जाएगा, और कॉइल बड़ी होने से उसके अंदर हर जगह मैग्नेटिक फील्ड इक्वल नहीं हो पाएगी, कि फिर मैग्नेट आपने छोटे ले रखे हैं, कॉइल आपने बड़ी ले ली, ठीक है, तो हर जगह मैग्नेटिक फील्ड इक्वल नहीं आ पाएगी। अगर आपने कॉइल बड़ी ली है तो फिर मैग्नेट भी बड़े लेने पड़ेंगे, मैग्नेट बड़े लिए तो आपके एक तरीके से जो कॉइल है, जो गैल्वेनोमीटर है, उसका साइज़ बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बल्कि हो जाएगा, इसलिए हम इसको अवॉइड करेंगे, ठीक है बेटे। तो ये टॉपिक हम लोगों ने करा है आज, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज़ इसको आपने ढंग से करना है। ये 5 मार्क्स का टॉपिक आएगा एग्ज़ाम के अंदर, जो मैंने आपको कुछ बताया है। अब बाकी आप अपनी किताब से पढ़ना, ठीक है, तो वहाँ से आपको आइडिया आ जाएगा भी इसको हमने कैसे पढ़ना है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा ये, ठीक है बेटे। थैंक यू वेरी मच।